जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल करंट अफेयर्स सीरीज़ में, जिसमें हम लोग वार्षिकी 2024 कर रहे हैं और यह हमारा दूसरा करंट अफेयर्स सीरीज़ है। पहला वीडियो लेक्चर हम लोगों ने पब्लिश कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा उसी का कंटिन्यू सेशन रहेगा। जैसे हम लोग पहला वीडियो लेक्चर में फटाफट 100.100.com कर लिया था, फिर ये सेक्शन हो गया था, दूसरा चैप्टर हो गया था, तीसरा चैप्टर भी हो गया था, अब चौथा चैप्टर आज से शुरू होगा। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम प्रोत्साहित होते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 17th बीपीएससी देने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाला है और इसमें करंट अफेयर की भूमिका बहुत अहम रहती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसे डिसाइड करने के लिए करंट अफेयर बहुत 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 महत्वपूर्ण रहता है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि उन लोगों को करंट अफेयर का पूरा लाभ मिल सके और अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बना सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। चैप्टर 4 है 18वां लोकसभा चुनाव परिणाम। तो आइए शुरू करते हैं। 18वां लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई थी और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई थी और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 18वां लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। इस किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें। तो आइए कितना सीट और कितना वोट शेयर किसे मिला। तो बीजेपी को 240 सीट और 36.56% मिला। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट और 21.19% वोट शेयर मिला। समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिला और 4.58 वोट शेयर मिला। एआईटीसी को 29 सीट मिला और 4.37% वोट शेयर मिला। डीएमके को 22 सीट मिला और 1.82% वोट शेयर मिला। टीडीपी को 16 सीट मिला और 1.98% वोट शेयर मिला। वहीं जदयू को 12 सीट और 1.25% वोट शेयर मिला। आगे है कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। कुल मतदान कितना रहा? तो 65.79% रहा और इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ, उसके बाद असम 81% का स्थान है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? तो लक्षद्वीप में हुआ 84% और उसके बाद असम में 81% हुआ। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में यह 56.58% दर्ज किया गया। तो सबसे कम हुआ बिहार में 56.19% और उसके बाद हुआ जम्मू कश्मीर में 56.58%। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टी.आर. बालू 82 वर्ष के हैं, अब 83 वर्ष के हो गए हैं। तो चुने गए सांसदों की औसत आयु कितना है? 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। जो सबसे उम्रदराज सांसद है वह डीएमके के हैं, टी.आर. बालू 82 वर्ष के और अब वह 83 वर्ष के हो गए हैं। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई है, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 में 78 महिला सांसद से 4 कम है। तो कुल चुने गए सांसद में 74 महिला सांसद और जो 2019 के लोकसभा सांसद से 4 कम है। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। 2019 के लोकसभा में जीते गए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। 18 लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। पहला भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोट के अंतर 11,75,092 से पराजित किया गया और इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिला सर्वाधिक मत है। फिर से इसे देखते हैं। 18 लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। तो भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी
को सर्वाधिक वोट्स के अंतर से 11,75,992 से पराजित किया गया। वहीं इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। अब तक यह किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत हैं। नोट में क्या है, तो वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। फिर से देखते हैं, तो वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अगला चैप्टर हमारा है बजट 2024-25। तो आइए बजट को एक नज़र में देख लेते हैं पूरी तरह से। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। इसमें बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। कौन कौन सी जाति है, तो पहला है गरीब, दूसरा युवा, तीसरा महिला और चौथा अन्नदाता। फिर से केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो कौन कौन है, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। बजट का थीम है रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। बजट का थीम क्या है, तो रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित के लिए GDP 3,26,36,919 करोड़ अंकित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 नियमित के लिए GDP 3,26,36,919 करोड़ अंकित की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। कुल 48.21 लाख करोड़ मतलब 48,20,512 करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है, तो 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट होगा 31,29,200 करोड़। वहीं पूंजीगत प्राप्ति होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा 16,91,312 करोड़। फिर से कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्ति होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट 31,29,200 करोड़। वहीं पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट होगा 19,91,312 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 37,09,401 करोड़। वहीं पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 11,11,111 करोड़। फिर से कुल खर्च होने का अनुमान है 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 37,09,401 करोड़। वहीं पूंजीगत खर्च होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 11,11,111 करोड़। विभिन्न घाटा, तो 2023-24 का संशोधित अनुमान क्या है और वहीं 2024-25 का बजट अनुमान क्या है। तो राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट 2023-24 में GDP का 5.6%, कुल 16,53,670 करोड़। वहीं 2024-25 के लिए GDP का 4.9%, कुल 16,13,312 करोड़। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट होगा GDP का 2.6%, कुल 7,65,624 करोड़। वहीं 2024-25 के लिए GDP का 1.8%, 5,80,201 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 2023-24 के लिए GDP का होगा 1.6%, कुल 4,61,837 करोड़। वहीं 2024-25 का होगा GDP का 0.6%, कुल 1,89,423 करोड़। वहीं प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट होगा GDP का 2%, कुल 5,89,799 करोड़। वहीं 2024-25 का होगा GDP का 1.4%, कुल 4,50,372 करोड़। आ गया नोट में, सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लेने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने वर्ष 2024-25 तक राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ यानी 16.13 करोड़
लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। कुछ वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद क्या क्या है? तो रुपए कहाँ से आता है? तो उधार और अन्य देयताएं 27% है, आयकर मतलब इनकम टैक्स 19% है, माल और सेवा कर जीएसटी का 18% है और निगम कर 17% है। और रुपए कहाँ जाता है? तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% में जाता है, ब्याज अदायगी में 19% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% जाता है जिसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवहन शामिल नहीं है, वहीं वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 9% जाता है। फिर से देखते हैं बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद मतलब कहाँ 4 मद क्या क्या है? तो रुपए कहाँ से आता है? तो उधार और अन्य देयताएं में 27% से आता है, आयकर टैक्स इनकम टैक्स में 19% से आता है, माल और सेवा कर में 18% आता है, वहीं निगम कर 17% आता है। रुपए कहाँ जाता है? तो कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% में जाता है, ब्याज अदायगी में 19% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% जाता है, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवहन शामिल नहीं है, वहीं वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% खर्च होता है। आ गया बजट भाषण खंड ए। इसमें देखते हैं, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं। तो कौन कौन सी प्राथमिकताएं आइए एक करके देखते हैं। तो पहला है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा है विनिर्माण एवं सेवाएं, तीसरा है अवसंरचना, चौथा रोजगार एवं कौशल, पाँचवा है शहरी विकास, छठा है नवाचार अनुसंधान और विकास, सातवां है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, आठवां है ऊर्जा संरक्षण और नौवां है नई पीढ़ी के सुधार। फिर से, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों का परिकल्पना की गई है। तो कौन कौन सा विकसित भारत की दशा में 9 बजट प्राथमिकताएं क्या क्या है? तो पहला कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा है विनिर्माण एवं सेवाएं, तीसरा है अवसंरचना, चौथा है रोजगार एवं कौशल, पाँचवा है शहरी विकास, छठा है नवाचार अनुसंधान एवं विकास, सातवां है समावेशी एवं मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, आठवां है ऊर्जा संरक्षण और नौवां है नई पीढ़ी के सुधार। पहला प्राथमिकता 1 कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। अनुकूलता, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रमुख उपभोक्ता केंद्र के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक
अवसंरचना DPI को लागू किया जाएगा। DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ की डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा और 6 करोड़ किसानों के ज़मीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। फिर से 3 साल में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को लागू किया जाएगा। DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के ज़मीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगी खेती प्रसंस्करण और निर्माण के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। झींगी खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्था और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। अगला प्राथमिकता 2 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। इसमें सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। तो कौन कौन सी है, पहला देखते हैं। योजना का पहली बार रोजगार पाने वाले के लिए क्या क्या है, तो 4 ऐसी योजना है। पहला है EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दी जाएगी। दूसरा है जिसका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है। तीसरा प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। और चौथा योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। फिर से योजना का में क्या है, तो पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए पहला EPFO में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। दूसरा जिसका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है। तीसरा है प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। और चौथा योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। योजना खा विनिर्माण में रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के EPFO में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो कम हो नियुक्त किया जाएगा। फिर से योजना खा में देखते हैं। विनिर्माण में रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के EPFO में उसके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त किया जाएगा। अगला है योजना गा नियोक्ताओं को मदद। सरकार नियोक्ता को उनके EPFO योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुए हों और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। फिर से सरकार नियोक्ता को उसके EPFO योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रति महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार EPFO में शामिल हुए हों और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या क्या है, तो औद्योगिक सहयोग में महिला छात्रावास और शिशु गृह की स्थापना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और महिला स्वास्थ्य सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंचाने को बढ़ावा। फिर से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या है, तो औद्योगिक सहयोग में महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और महिला स्वास्थ्य स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंचाने को बढ़ावा। अगला है कौशल विकास। तो उसमें क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्कोप व्यवस्था के तहत 5 साल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन किया जाएगा। और घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण के लिए वित्तीय सहायता या ऋण राशि 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। फिर से देखते हैं कौशल विकास में क्या क्या है, तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्कोप व्यवस्था के तहत 5 साल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन किया जाएगा।
घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण के लिए वित्तीय सहायता या ऋण राशि को 3% तक वित्तीय सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। अगला प्राथमिकता 3 समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। पहला मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास। तो क्या क्या आइए देख लेते हैं एक बार। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के निम्नलिखित अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, तीसरा है बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास, चौथा है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल निर्माण। उसके बाद है 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपौंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। फिर से देखते हैं मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास क्या है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। आगे है कोलकाता अमृतसर औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र के विकास की जाएगी। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्नलिखित अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहला है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, तीसरा है बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास, चौथा है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपौती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। आगे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जिसमें पहला राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। फिर देखते हैं राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के ओरवाकाल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकाल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। महिला और लड़कियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई है। महिला और लड़कियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान, जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग अभ्यर्थी होंगे। फिर से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ खोली जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएँ खोली जाएगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्राथमिकता चौथा, विनिर्माण एवं सेवाएं। तो आइए इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी तथा तृतीय पक्ष गारंटी में बीमा, मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदन पर 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदन पर 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी दी जाएगी।
एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए को से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा जिन्हें तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले से ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। मुद्रा लोन में क्या था, मुद्रा ऋणों की सीमा को उनके उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया हो। खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोजेक्ट फूड इरेडिकेशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोजेक्ट फूड इरेडिकेशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है, तो घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है, तो घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता एवं एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्ष के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्ले एंड प्लग औद्योगिक पार्क के विकास किया जाएगा। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्ले एंड प्लग औद्योगिक पार्क के विकास किया जाएगा। आगे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। LLP के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेंट कॉरपोरेट एक्ट CPEC की सेवाएं प्रदान की जाएगी। LLP के स्वैच्छिक क्लोजर्स हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेंट कॉरपोरेट एग्जिट CPEC की सेवाएं प्रदान की जाएगी। आगे प्राथमिकता 5 शहरी विकास, उसमें है 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यवान और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 100 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण राजनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की आवास ज़रूरतों का समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार की आवास ज़रूरतों का समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्ष में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहर में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक नई योजना परिकल्पना की गई है। अगले 5 वर्ष में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या
स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है प्राथमिकता 6, ऊर्जा संरक्षण। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुभारंभ किया गया है। विद्युत भंडार के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की एक नीति। विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की एक नीति। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल USC प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट की वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHIL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल USC प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट की वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHIL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियमन बनाए जाएंगे। अगला प्राथमिकता है प्राथमिकता 7, अवसंरचना। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपये GDP का 3.4% का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय का 11,11,111 करोड़ रुपये GDP का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSVI के चरण 4 आरंभ किया जाएगा। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चरण 4 आरंभ किया जाएगा। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय जल लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधी परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधी परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में सहायता प्रदान करेगी। पर्यटन के लिए क्या है तो विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और का व्यापक विकास किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर के विश्व तीर्थंकर मुनीश्वरवाद की प्राचीन मंदिर, शतग्राम जलधाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। राजगीर में विश्व तीर्थंकर मुनीश्वरव्रत की प्राचीन मंदिर,
सातग्राम गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापन के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन, वाणिज्य, जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू उद्देश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। प्राथमिकता 8 है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पुल व्यवस्था स्थापित करेगी। वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पुल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्राथमिकता 9 नई या अगली पीढ़ी में के सुधार। क्या क्या है तो ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। कौन कौन से बिंदु हैं तो सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना। अगला सार्वजनिक मानचित्रों का डिजिटलीकरण। अगला वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपप्रभागों का सर्वेक्षण। अगला है भू रजिस्ट्री की स्थापना और अगला है कृषि रजिस्ट्री से जोड़ना। फिर से ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। तो कौन कौन से बिंदु है तो सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना। अगला समवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण। अगला है वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपप्रभागों का सर्वेक्षण। अगला है भू रजिस्ट्री की स्थापना और अगला है कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। शहरी भूमि संबंधी कार्य क्या है तो शहरी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। शहरी भूमि संबंधी कार्यक्रम में शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंगीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए इस श्रम पोर्टल के अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए इस श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वात्सल्य व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। NSP वात्सल्य फिर से देखते हैं तो माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वात्सल्य व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विकास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। अगला है बजट भाषण खंड B। इसमें क्या है अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी एक एक करके। क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क में निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। औषधि और चिकित्सा उपकरण। कैंसर के 3 दवाएं ट्रेस्टुजुमान, ड्यूरेक्सिकेन, ओसिमार्टिन और ड्यूवरलुम्बैन को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई है। तो 3 दवा को छूट कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जें। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रीपेड सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे में क्या है तो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रीपेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। महत्वपूर्ण खनिज में क्या है तो 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिज को BCD को कम करने का प्रस्ताव। महत्वपूर्ण खनिज में क्या है तो 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिज पर BCD को कम करने का प्रस्ताव। कीमती धातु में क्या है तो सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। कीमती धातु में क्या है तो सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया।
अन्य धातु में क्या है, तो लौह, निकेल और बिल्स्टाड तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। लौह, स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया और लौह, स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। आगे है तांबे, स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क। तांबे, स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, तो रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, तो रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया। रसायन एवं पेट्रोलियम में क्या है, तो अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया। प्लास्टिक में क्या है, तो पीवीसी फ्लैक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। प्लास्टिक में क्या है, तो पीवीसी फ्लैक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। दूरसंचार उपकरण में क्या है, तो विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण को पीसीबीए पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव। दूरसंचार उपकरण में क्या है, तो विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण को पीसीबीए पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव है। व्यापार सुविधा में क्या है, तो घरेलू विनियमन और नवाचार और विनियमन, घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान को एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्माण के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव। फिर से देखते हैं, घरेलू विनियमन और नाव तथा जलयान को एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्माण के लिए समन्वय को 6 महीना से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा, सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तु सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सौर ऊर्जा के बारे में क्या है, तो सोलर सेल और पैमानों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तु सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अगला है समुद्री उत्पाद। इसमें कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकिट, बॉम्ब्स, मिश्रप और शिल्प फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। कुछ वुड स्टॉक, पॉलीकिट, बॉम्ब, मिश्रप और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। मिश्रप और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। मिश्रप और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे मालों को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है। आगे है प्रत्यक्ष कर, तो इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला हो जाएगा। तो मिलता आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और वह भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए यहाँ वीडियो को देखते रहें, रिवीजन करते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद, जय भारत।